अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम दरअसल के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज हम जिस प्रोग्राम के लिए थोड़ी देर बैठे हैं तो यकीनी तौर पे लंबी तमहीद तो मैं बांधना नहीं चाहता, सिर्फ इतना ही करना चाहता हूँ कि इस वक्त हॉट इशू जो है हमारे पास इंटरनेशनल तौर पे जो है ईरान और अमेरिका की सीज़ फायर के दूसरे राउंड का है। अब बात यह है कि ईरान और अमेरिका के सीज़ फायर के दूसरे राउंड जो है वो 22 अप्रैल को मुतवक्की थी, लेकिन 22 अप्रैल को ये नहीं हुई। अब आज 24 अप्रैल हो गई है और अभी तक भी ये हमें नहीं पता कि क्या सूरत हाल होगी। अब पाकिस्तान की जानिब से एक भरपूर कोशिशें जारी हैं कि किसी तरह भी अमेरिका और ईरान के दरमियान सीज़ फायर हो जाए और एक मुआहदा जो कि एक तवील मुद्दती मुआहदा हो जिसके तहत के खत्ते के अंदर जो है वो इस्तेहकाम आए, इसलिए कि पाकिस्तान अपनी सरहदों पर भी उस आग की तपिश को महसूस कर रहा है जो कि ईरान और अमेरिका की जंग से पहुंच रही है। मईशत की सूरत हाल इस वक्त यह है कि खान तेल की कीमतें जो है वो अमरीकी सदर ट्रंप की एक जुमले पे जो है नीचे आ जाती है और फिर एक अगले जुमले पे वो ऊपर चली जाती है। यही हाल स्टॉक मार्केट का भी है। स्टॉक मार्केट में भी जो है वो रुझान जब हम देख रहे हैं कि अभी मंदी का रुझान है, आज भी स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान रहा। इंटरनेशनल मार्केट्स में भी सिर्फ जापान की मार्केट ऐसी थी गुज़श्ता रोज़ जिसमें कि 0.5% का इजाफा हुआ था, बाकी तमाम मार्केटें जो थी वो मंदी की तरफ थी। सोने के रेट भी जो हैं वो घट रहे हैं, सोने के रेट भी जो है वो नीचे आए हैं और यकीनी तौर पे ये एक अच्छा इंडिकेटर है कि सोना आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है। रही बात यह कि स्टॉक मार्केट की बात, तो स्टॉक मार्केट में इस वक्त जो है वो आप उर्फ़ आम में आप इसे कह लें कि जनाब के सरमायाकार का एतमाद है भी और नहीं भी है। आपने हुर्मस की बंदिश एक जानिब ईरान की जानिब से थी, तो ईरान की जानिब से जब इसे खोलने की बात की गई तो उसके बाद अमेरिका ने इसे इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो है इसे ब्लॉक कर दिया। यकीनी तौर पर ईरान की अपनी माशी मुश्किलात में इजाफा हुआ होगा, जिसकी वजह से हुर्मुज़ से जो जहाज़ों की आमद-रफ्त है उसकी कमी की बेशी की वजह से हमारी जो तेल की तरसीलात हैं उसे पाकिस्तान नहीं खित्ते के तमाम ममालिक में इससे मुतासिर हो रहे हैं। इस वक्त जो है पूरी की पूरी निगाहें दुनिया की जो है अमेरिका और ईरान की मुज़ाकरात की जानिब है। अभी तक कोई हौसला बहुत अच्छी खबर नहीं आई, लेकिन गुज़श्ता रोज़ एक ट्वीट के ज़रिए जो ट्रंप साहब ने कहा था कि जुमे तक अच्छी खबर मिल जाएगी, तो कल जुमा है। हम देखते हैं कि जुमे के दिन अल्लाह करे कि कोई अच्छी खबर मिले जिसकी वजह से एक आलमी जंग की जानिब जड़ते हुई जो हालात हैं वो रुक सकें। इसके अलावा पाकिस्तान की अपनी जो माशी मुश्किलात हैं या खत्ते के दीगर ममालिक की जो माशी मुश्किलात हैं उसमें कमी आ सके। अब रही बात कि पाकिस्तान एक जानिब तो अफगानिस्तान से बरसर पैकार है और दूसरी जानिब हिंदुस्तान की जानिब से भी सिंदूर जो पाउस किया हुआ था उन्होंने 2.0 उसको दोबारा करने की जो कोशिश की जा रही है। पहलगाम का वाक़या जो इंडिया में हुआ था उसका गुज़श्ता रोज़ उसका 1 साल कंप्लीट हुआ। उस 1 साल के अंदर इंडिया ने पाकिस्तान को किसी किस्म का भी कोई सबूत पेश नहीं कर सके कि पहलगाम के वाक़े में पाकिस्तान मुलविस था। तो यकीनी तौर पर एक फॉल फैक्स ये ऑपरेशन थी और फ्लॉक जो हम समझते हैं कि इस हवाले से जो इंटरनेशनल जितनी भी पावर्स हैं, जितने भी मुल्क मालिक हैं, वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढता है। हालात क्या होंगे? एक जानिब अफगान ट्रांजिट ट्रेड बंद है, तो दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि आपने हुर्मुज़ की वजह से जो एक पाकिस्तान को पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से जो मुश्किलात हैं वो अपनी जगह, लेकिन कराची की बंदरगाह देखें जिसमें कि KPT है, ग्वादर है, उसमें जो है ट्रेड उसमें बढ़ गया है। एक साल में हम 8000 के करीब जो है वो हम जहाज़ों को हैंडल करते थे, लेकिन गुज़श्ता एक हफ्ते में हमने तकरीबन इससे ज़्यादा जहाज़ों को हैंडल किया। इससे अंदाज़ा कर लें कि ट्रांसशिपमेंट की जो सूरत हाल है KPT पे या ग्वादर में कितनी इसकी जो तादाद बढ़ चुकी है। माहिरीन कहते हैं कि एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 25 अरब डॉलर का जो है फ़ायदा हो सकता है पाकिस्तान को अगले 1 साल के अंदर, अगर यही सूरत हाल रही। क्योंकि दुबई की अपनी बंदरगाह जो है उस जंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा मुतासिर है और जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे जितने भी जहाज़ हैं या कार्गो हैं वो दुबई की जानिब जाने से गुरेज़ा हैं, क्योंकि जंगी सूरत हाल की वजह से वहाँ उनके कार्गो को नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। बहरहाल सूरत हाल कहाँ तक होगी और क्या हम इसमें सोच सकते हैं, इसलिए कि जो चीज़ भी होता है वो जानिब अल्लाह की ज़ात की होता है और हम कोई पेशन गोई तो कर नहीं सकते, लेकिन एक तज्ज़िया है, उस तज्ज़िये पे हम आज इस प्रोग्राम को देखेंगे कि पाकिस्तान की मईशत
इस जंग की वजह से कितनी मुतासिर हो रही है और मुस्तकबिल में मजीद क्या सूरत हाल होगी, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और आज हम इस स्टूडियो में जिन मेहमानों को मैंने मदऊ किया है या जिन्होंने इस प्रोग्राम को जीनत बख्शा है, उनसे पहले मैं आपका तारुफ करवा दूं, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि गुफ्तगू का सिलसिला कहाँ तक जाएगा। इसके अलावा हम ये भी कोशिश करेंगे कि एक बहुत ही कम वक्त में हम ये कोई एक तज्जिया पेश करें और कोई ऐसा हल निकले कि जिसको कि हम समझते हैं कि इसको मुस्तकबिल में ये करीब तर होगा हल होने के। तो मेरे पहले मेहमान हैं आज जनाब इंजीनियर एम ए जब्बार साहब। पहले भी मेरे प्रोग्राम में आप देख चुके हैं, ये साबिक सदर रह चुके हैं साइट एसोसिएशन के। इसके अलावा थिंक टैंक चलाते हैं। ये थिंक टैंक के काफ़ी सरकर्दा और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव मेंबर भी हैं। तो इंजीनियर एम ए जब्बार साहब को मैं खुश आमदीद करता हूँ। थैंक यू सर। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब अजीम अहमद अलवी साहब। अजीम अहमद अलवी साहब साबिक सदर हैं, ये साइट एसोसिएशन के भी थे, और आज दोनों साबिक सदर जो साइट एसोसिएशन के, उनको हमने आज इकट्ठे बुलाया हुआ है और इकट्ठे हैं। एक जो अभी गुज़्श्ता बरस ही जो है साबिक सदर थे ये साइट एसोसिएशन की, तो आज ये भी मौजूद है अजीम अहमद अलवी साहब। और आपको भी सर मैं खुश आमदीद करता हूँ, दोनों हज़ार खुश आमदीद। और इसके साथ जूम पे मेरे साथ जो मौजूद होंगे कुछ देर में, वो मिफ्ताह इस्माइल साहब होंगे, जो कि सेक्रेटरी है पाकिस्तान आवाम पार्टी के और साबिक वफाकी वजीर थे पाकिस्तान के, साबिक वफाकी वजीर ख़जाना। तो ये भी थोड़ी देर में हमारे साथ जूम पे होंगे। लेकिन पहले मैं इंजीनियर जब्बार साहब की तरफ चलता हूँ। जब्बार साहब, लास्ट प्रोग्राम में आप आए, उस वक्त की सूरत हाल ये थी कि जो मेरे ख्याल है कि पहला दौर जो था वो सीज़ फायर का हो चुका था, अभी सेकंड दौर के लिए गया है, अब अभी तक जो है ये काबिल अमल नहीं हुआ। आप कैसे देख रहे हैं इसको कि पाकिस्तान की या इंटरनेशनल जो आपकी इकनॉमी उस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है इस इंतज़ार की वजह से? देखें, बात दरअसल ये है कि ट्रंप के एक बयान से जो है वो आपने देखा होगा कि या तो ऑयल की प्राइस चढ़ती है या तो ऑयल की प्राइस नीचे आती है। अब वो क्या जाविया है, मेरा ख्याल है कि उस जाविये में मैं जंग को बंद करने के करीब आ गया हूँ। दूसरा जाविया ये है कि नहीं जी, हमें कोई ज़रूरत नहीं है और जल्दी नहीं है। और आप इसके अलावा भी कि 21 तारीख आखिरी दिन थी जिसने कि सीज़ फायर का आखिरी दिन था, उसके बाद उन्होंने अचानक उसको तोसी कर दी। देखें ना, ट्रंप के इस हवाले से इवन जिसको क्या रही वेस्टर्न रिपोर्टिंग्स ये हैं कि इस ऑयल के हवाले से बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े ट्रेडिंग हाउसेस और बड़े बड़े ट्रेडर्स एक गैम्बलिंग डेन जो है ना, मुस्तनद किस्म का गैम्बलिंग डेन, जिसमें एक हवाला ये भी आया कि एक 10 मिनट के अंदर जो है $500 मिलियन की बेट हो गई। अब हम वापस आते हैं कि जिस चीज़ की अशद ज़रूरत है कि समझने की कोशिश करें कि ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है, इससे एक स्पिल ओवर इफेक्ट्स जो हैं वो दुनिया में क्या आ रहे हैं। देखिए, इस वक्त अगर आप यूरोप को देखेंगे कि यूरोप भी इक्वली कंसर्न्ड है। IMF और कसीरुल जहती इदारे, WTO और वर्ल्ड बैंक और दूसरे जितने भी मुस्तनिद इदारे हैं, उन्होंने एक ग्लोबल आउटलुक जो रिपोर्ट्स दी हैं उसमें वो दिखा रहे हैं कि जी एक तो दुनिया की GDP कम होगी और खास के इमर्जेंट इकोनॉमीज़ और लीस्ट डेवलपमेंट और जस्ट डेवलपिंग इकोनॉमीज़ जो है वो और ज़्यादा मसाइल का शिकार होंगी। बिल्कुल। आखिरी खबर ये भी सामने आ गई कि इतने मसाइल का शिकार होंगी कि $100 बिलियन इस वक्त IMF जो है वो अपने बोर्ड में ले जाने की तैयारियां कर रहा है कि ये $100 मिलियन जो है इनमें बांटे जाए। अब क्यों बांटे जाए? देखिए, बांटने की वजह ये है कि अगर हम थोड़ी देर के लिए अपने मुल्क की अगर बात कर लें तो आपके सामने है कि हमने फौरी तौर पे इस ऑयल प्राइसेस के बढ़ने के साथ पहला शॉट चलाया। जब हमने पहला शॉट चलाया तो उस शॉट के साथ साथ बिजली की कीमतें और दूसरी अशिया की कीमतें, ट्रांसपोर्ट की कीमतें, मैन्युफैक्चरिंग की कीमतें, हर चीज़ के ऊपर जब एक इफेक्ट आया तो हमने देखा कि हमारी इन्फ्लेशन जो है वो ऑन मंथ एंड मैसेज जो है 7% को क्रॉस करने लगी, जहाँ पे हम 4.1 पे लेकर बैठे हुए थे। तो हुकूमत को ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके लिए कोई इनस्टेबिलिटी के कोई असबाब पैदा हों। आखिर हुकूमत भी चाहती है कि हुकूमत करती रहे, हुक्मरान भी चाहते हैं कि वो एक अवामी रद्द अमल, जिसको हम कहते हैं एक शदीद रद्द अमल, अपने मसाइल के हल न होने का और अपने ऊपर बहुत ज़्यादा जब प्रेशर आ जाता है इनहैबिटेंट्स को किसी भी कंट्री के, तो वो फिर उनका रिएक्शन होता है रियासती इदारों की तरफ। तो मेरा ख्याल है कि आपको याद होगा
कि एक ही दिन में 2 मरतबा प्राइजेस चेंज हुई, प्राइम मिनिस्टर ने चेंज की। क्यों? कि प्राइम मिनिस्टर को भी एक स्टेबिलिटी इस हवाले से नज़र आती है कि वो मुल्क, अब आप वर्ल्ड बैंक की तरह थोड़ा सा अदाद-ओ-शुमार देख लें। वर्ल्ड बैंक के लेटेस्ट अदाद-ओ-शुमार ये है कि पाकिस्तान में लोअर मिडिल इनकम क्लास जो है उसकी तादाद पाकिस्तान में 41% हो चुकी है। 41% अगर आपकी, यानी 24 करोड़ लोगों में 41% वो लोग हैं जो आपके 3.65 की एग्जैक्ट फिगर उन्होंने दी है, जो आपके $3.65 रोज़ाना कमाते हैं। यूसी, अब मुझे बताएं कि इस सारे सूरत हाल में पाकिस्तान में आपको पता है कि 60 लाख बच्चे भी पैदा होते हैं, हमारा जो एक पॉपुलेशन ग्रोथ है वो भी तकरीबन जगह है। लेकिन बात ये देखिए जबर साहब, बात सिंपल से ये है कि मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की अपनी बहुत सारे मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं, मसाइब भी हैं, माजी में भी रही, अभी भी हैं, मुस्तक़बिल में भी इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं सही हो जाएंगी। लेकिन बात वही होती है कि इंटरनेशनल तौर पर जब ये तमाम चीज़ें होती हैं, ख़ास तौर पर हम तो एक मांगे तागे की मैशत चलाते हैं, हमारी अपनी कोई मैशत तो है नहीं, तो उस वक्त जो है इस किस्म की सूरत जब इंटरनेशनल बॉर्डर पर होती हैं तो पाकिस्तान मुश्किलात में आता है। अच्छा, इस वक्त मेरे साथ जूम पे मौजूद है मिफ्ता इस्माइल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। मिफ्ता इस्माइल, ये सेक्रेटरी पाकिस्तान आवाम पार्टी और साबिक वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना। थैंक यू सर फॉर ज्वाइन अस। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है इंजीनियर एम ए जब्बार साहब और अजीम अहमद अलवी साहब, जो साबिक सदर थे बी साइड एसोसिएशन की। दोनों हज़रात भी मौजूद हैं और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मिफ्ता साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है कि सेकंड राउंड के लिए पाकिस्तान बड़ी कोशिशें कर रहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात हो जाए। आप क्या समझते हैं कि क्या ये मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे? सर, ये तो मुझे नहीं पता कि मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे, लेकिन ये बात आपको है कि पाकिस्तान जो है वो कोशिश कर रहा है और दुनिया की नज़र पाकिस्तान पे है और दुनिया काफी है, अल्लाह करे तो हो जाए और ये तबाही मची है, बिल्कुल सारे मुसलमान मुल्कों में ये खत्म हो और हम मुश्किल से निकले हैं। तो लेकिन पैर है जो नेगोशिएट कर रहे होते हैं, जो अपनी पढ़ाई करने की कोशिशें करते हैं, वो बार्गेनिंग कर रहे होते हैं और वो हो रहा है। देखें क्या होता है, कभी तो नेगोशिएशन हो गए, लेकिन कभी अभी हो, लेकिन अभी भी उन्होंने अपनी जो एडवांस टीम इस्लामाबाद गई थी है वापस नहीं बुलाई है। मतलब है कि दोनों फाइटों को अभी भी उम्मीद है कि शायद अगले 2-4 दिनों में इसको जीत किसी ठिकाने पहुंचे। नहीं, मैं तो इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि आप माशाल्लाह एक सियासी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल भी हैं और माशी तौर पे भी आप काफ़ी ज़्यादा नोहाव रखते हैं, माजी के भी अभी भी, कि वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना भी रहे। आप क्या समझते हैं कि क्या पाकिस्तान जो कोशिशें कर रहा है, इस कोशिशों में एक ऐसे सियासी पार्टी, आपके क्या ख्याल है कि क्या कोई ऐसी हीच है ईरान की तारीफ से कि जो कि मुज़ाकरात में मतलब कि तातुल आ रहा है, या दोबारा जंग छिड़ने के खदशात आपके नज़दीक मौजूद हैं? देखिए, अमेरिका एक बहुत बड़ा पावर है और वो जब जंग करता है वन साइडेड जंग करता है और अमेरिकी अखबारों में भी लिखा हुआ है, जर्नल में लिखा है कि अमेरिका कितनी रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ईरान में की, और इस रेजिस्टेंस के बाद अब अमेरिका जिसका हताश खत्म नहीं हो रही है और बहुत सारे लोगों को ये ख्याल है कि जो कि ईरान को बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं और बहुत सारी वहाँ की परेशानी हुई है और तबाही हुई है, लेकिन एक लिहाज से देखा जाए तो स्ट्रेटेजिकली शायद ईरान को जीत गया है। लेकिन ये 47 साल से अमेरिका और ईरान का चल रहा है। अमेरिका को न्यूक्लियर, ईरान के न्यूक्लियर यूरेनियम और आयन के ऊपर 10-15 साल चल रहा है। तो जरूरी है कि हर चीज जो वो 6-8-10 दिन 15 दिन सेटल हो जाए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का तो रोल बहुत ही मुस्बत है, लेकिन ऐसी चीजों पर देर लगती है। हालात बड़े बढ़े गए हैं, अल्लाह करे कामयाब हो जाए, लेकिन हमको अपने एक्सपेक्टेशन की पेपर करनी चाहिए कि ये नहीं कि दहाइयों इसलिए इसमें हजारों लोग मर चुके हों, उसको आप 3 दिन में सॉल्व करके घर भेज दें। अच्छा, ये मिफ्ता साहब, आप तो काफ़ी माशाल्लाह हुकूमत पे भी रहे और सियासी पार्टी के भी तजुर्बा रहा आपका। आप क्या समझते हैं कि क्या पाकिस्तान को माजी की तरह अमेरिका फिर यूज़ नहीं कर रहा? देखिए, अभी तो
कोई ऐसा नहीं, जैसे मिसाल के तौर पे आप जो जो इशारा है अफगानिस्तान की तरफ के जी जहाँ जी। जंग शुरू करी थी, वो तो बिल्कुल मतलब अलग मसला था। ये तो हम साल से हम दोस्ती करवाने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी अरब भी चाहता है कि हम ये रोल अदा करें, चाइना भी चाहता है कि हम ये रोल अदा करें, पूरी यूरोप के ममालिक खुश हैं कि हम ये रोल अदा कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इस रोल अदा वो मुजायका ये कहना कि ईरान या अमेरिका हमको इस्तेमाल कर रहे हैं, जाहिर है कि मतलब हम दोनों ममालिक के दोस्त हैं, हम दोनों ममालिक का हम कुछ भरोसा है। लेकिन दोनों ममालिक एक फरीकैन को समझते हैं। ईरान समझता है कि जनाब ट्रंप जो है वो कितना अपने वादे पे खड़े रहेंगे, अपनी जगह पे खड़े रहेंगे, कितना पीछे हट जाएंगे। और ट्रंप भी ये समझते हैं कि ईरानी जो है वो कितने लिबरल है, कितने रेडिकल है या कितने इस्लामिस्ट है, और उनके यहाँ कौन पावर में है नहीं है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का रोल तो मैं समझ कर भी समझता हूँ, मेरी दानिश की पाकिस्तान की सिफारती कमियां भी है। हाँ, माशी मसाइल पाकिस्तान में बहुत है और इससे कम नहीं होंगे, लेकिन हम एक चीज अच्छी कर रहे हैं। नहीं, वो तो कर रहे हैं, लेकिन बात ये है कि हमने जो माजी में जो भी ठोकरें खाई या हमने जो भी नेकी की उसके बाद हमें उसका सिला जो मिला वो सिला अच्छा नहीं मिला, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल भी हुए। तो मेरा कहने का मकसद ये कि क्या कुछ लोग तो ज़रा कहते हैं कि पाकिस्तान को सालिसी में का किरदार अदा नहीं करना चाहिए और अमेरिका की जो अपनी एक फितरत है, या उसके बाद इब्राहिम अकॉर्ड की वजह से पाकिस्तान पे एक दबाव आएगा कि वो इसराइल को तस्लीम करे। तो मतलब कुछ मसले मसाइल तो नज़र आ रहे हैं हमें मुस्तकबिल में। देखिए, जो अफगानिस्तान में जो आपने अमेरिका की जी में उससे पहली मरतबा जब जनरल मोहम्मद जियाउल हक साहब ने की थी, तो हम क्लैश ऑफ कल्चर पाकिस्तान में लेकर आए, ड्रग्स पाकिस्तान में बहुत आ गई। उसके बाद दूसरी मरतबा टेररिज्म पाकिस्तान में आ गया। लेकिन इसमें वो हमारी भी अपनी गलती है ना कि हमने फिर उस चीज को लॉक नहीं किया, उस चीज को रोका नहीं। हम भी 20 सालों तक गुड तालिबान बैड तालिबान करते रहे, जबकि नहीं समझी ये बात कि कोई टेररिस्ट तो टेररिस्ट ही होता है, गुड बैड नहीं होता। ये अपनी गलतियां हर चीज जो है वो अमेरिका के ऊपर या दूसरों के ऊपर डाल देंगे, तो हम अपनी जिम्मेदारी क्या लेंगे। लेकिन वो और ये सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है, इससे कोई ताल्लुक नहीं उसका। हम तो ये सालिसी कर रहे हैं, हम कोई रेफ्यूजीज अपने मुल्क में नहीं लेकर आ रहे हैं, हम किसी जंग में किसी का साथ नहीं दे रहे। हमने तो बल्कि इस जंग के रुकवाने की कोशिश की है, क्योंकि हम जाहिर है कि सऊदी अरब से हमारा एक डिफेंस एग्रीमेंट है और हमने समर भी देखे कि जब हम इनसे पैसों की जरूरत पड़ गई, पैसे वापस करेंगे, तो हमको $3 बिलियन सऊदी अरब में दिए। और हम पाकिस्तानी वैसे भी एक मुसलमान होने के नाते हरमैन शरीफ के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं और होना भी चाहिए। लेकिन हमने कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया है इस जंग में, ना हम करने का इरादा रखते हैं। हमारे लिए तो अच्छा यही है कि जंग खत्म हो जाए, ताकि ये चीजें जो महंगी हो गई हैं तो सस्ती हो जाए, हमारा ये रेट खत्म हो जाए। और अगर अल्हम्दुलिल्लाह की खत्म होने के बाद ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हट जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ना पाकिस्तान से तिजारत कर सकते हैं ना अफगानिस्तान से कर सकते हैं। तो हम अपने पड़ोसियों से तिजारत ना करना जो है वो एक ही मुल्क के लिए नुकसान होता है, सब एक दरवाजा हमारे लिए खुलेगा। अच्छा, अभी आप बजट आने वाला है, ये बात तो शुरू हो गई कि IMF जो है उसकी सरपरस्ती में ये बजट भी बनेगा, तो 2026 और 27 के बजट को आप किस तरह देख रहे हैं? देखें, IMF ने 11 कंडीशन और भी लगा दी हैं, जिसमें ये बताया गया है कि हर महीने आपका फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट फौरन आ जाया करेगा, हर 3 महीने बाद क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट आ जाएंगे, हर 6 महीने बाद गैस की प्राइसेस राइज हो जाएंगे। तो ये कुछ चीजें तो हुकूमत ने करवाई है, ताकि जब आप ये नेक्स्ट टाइम कीमतें बढ़ाएं और जैसे आप जैसे जब्बार साहब जैसे लोग, इंजीनियर अब्दुल जब्बार जैसे उनके ऊपर क्रिटिसिज्म करें, तो वो कहेंगे नहीं हमारा तो आप बदलावा आया नहीं। लेकिन जो देखने वाली बात है कि 4 साल हो गए मोहतरम शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म की हैसियत से, और 4 साल में हमने कोई तरक्की नहीं देखी। 4 साल यहाँ पे गुर्बत बढ़ रही है, भूख और अफसास बढ़ रहा है, बेरोजगारी 30 साल के हाईएस्ट लेवल पे है, बैरूनी सरमायाकारी जो है वो तिहाइयों तरीन सतह पे है।
तो शहबाज शरीफ साहब की जो हुक्मरानी की फिलॉसफी है, जो हुक्मरानी की स्टाइल है, जो उनका माइंड सेट है, जो उनकी सोच है, उसके अंदर ये अ, मुल्क में तरक्की नहीं ला सकते अपनी इनकी तरफ पे चलते हुए। और हमने ये भी देखा है कि जब भी ताकतवर तबके का आम आवाम से मुकाबला होता है तो हुकूमत जो है वो हमेशा ताकतवर तबके के साथ जाती है, चाहे वो ऑयल रिफाइनरीज हों या ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हों, जिनको पिछले महीने आपने 75 अरब रुपए का तोहफा दिया, या पिछले साल जो चीनी की मिलें थी उसको आपने तोहफा दिया और पूरे पाकिस्तान में चीनी महंगी कर दी, या आपने गंदम के किसान से सस्ती गंदम ले दी लेकिन इन्वेस्टर्स को लेके दे दी, जिन्होंने डबल डबल कीमतों पे बेची। तो ये हुकूमत जो है ये ताकतवर तबकों के साथ खड़ी रहती है, जो अब अमीर ताकतवर तबके और आम लोगों के खिलाफ होती है। और शहबाज साहब की अदरवाइज मीशत पहिया चलाने की फिलॉसफी है वो बहुत वीक है, जिसकी वजह से मीशत आगे नहीं। तो 2026 और 27 में आप इन्फ्लेशन को हाई देख रहे हैं? जी जी, इसमें तो आपको कोई डाउट ही नहीं है कि इस महीने भी इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं 12% तक जाएगा, वो 11% तक जाए मेरी तो तो महंगाई तो बढ़ेगी। दूसरी जानिब तो मेरे ख्याल में इस वाले बजट में आपको रेमिटेंस का भी मसला पड़ेगा, इसलिए कि दुबई का जो यूएई का जो प्रॉब्लम आई है, तो इसमें यकीनी तौर पर रेमिटेंस जो आपको 7 से 8 अरब डॉलर आ रहे थे वो तो उसमें कमी वाकई होगी। तो इसको किस तरह हुकूमत पूरा करेगी? ये या पेट्रोलियम की कीमतों को मजीद बढ़ा के पूरा करेगी? हम तो भाई जिस तरह हमेशा से पूरा करते आ रहे हैं कर्ज लेके, कर्ज लेके पूरा करते हैं हर चीज। हम तो कर्ज लेकर भी खुशी मनाते हैं, तो वो भी कर्ज लेके पूरा करें, अल्लाह करे लेकिन ना आए। और मेरे ख्याल है कि कमी तो नहीं आएगी, लेकिन रेमिटेंस हमको हर साल ज्यादा चाहिए, क्योंकि हर साल हमारी ग्रोथ बढ़ जाती है, शायद स्पीड से ना बढ़ सके रेमिटेंस। वैसे हमारी बरामदात शुरू हो गई। उम्मीद तो यही हो रही है कि रेमिटेंस में कमी आएगी, यूएई से कुछ लेबर्स भी फारिग होंगे और रेमिटेंस में कमी आएगी, और मे बी पॉसिबल कि शायद कि हुकूमत जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें में जो है मजीद कमी ना करे। तो आप क्या समझते हैं कि क्या हुकूमत जो है पेट्रोल की में जो लेवी के जरिए ही तमाम की तमाम जो है वो अपने बजट डेफिसिट को पूरा करने की कोशिश कर रही है? देखिए, मैं तो इस बात पे समझता हूँ कि अगर हुकूमत ने कीमत बढ़ानी भी है तो लेवी लगा लो, 4 पैसे तो टैक्स जमा करना, लेकिन ये जो तुम तोहफे देते हो रिफाइनरीज को, और ये जो तोहफे देते हो ऑयल मार्केटिंग कंपनी को, जैसे 7 मार्च को जब 55 रुपए प्राइस बढ़ाई थी, तो 1 मार्च को डिसाइड हुआ था कि 15 दिन की प्राइस है, वो तो फरवरी में ले चुके थे, जनवरी के एंड में ले चुके कंपनियां, उनको तो सस्ता मिला हुआ था, बिल्कुल जवाब भी। बिल्कुल। और अगर आपने कहा कि भाई शॉर्टेज हो जाएगी, लोग होर्डिंग करेंगे, तो कीमत नहीं बढ़ानी चाहिए, 1 हफ्ते के लिए टैक्स बढ़ा देना चाहिए, लेकिन आपने तो सीधा सीधा कीमत बढ़ा के फायदे करवा दिए। और इतना मासूम कोई नहीं होता है कि जिसको ये समझ ना आए। ये हुकूमत जो लोग बैठे हैं दहाइयों से बैठे हैं, ये खानदान वगैरह, तो ये को पता है कि ये फायदा दिला रहे हैं, और इनमें जाहिर है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो मेरी गुजारिश ये है कि आप मैं चाहता हूँ कि अमीर लोग पैसे कमाएं, मैं चाहता हूं, लेकिन गरीब लोग भी पैसे कमाएं, लेकिन हमारे मुल्क पॉलिसी होनी चाहिए कि मेहनत से इंसान पैसे कमाए। अच्छा, इस दफा आखिरी सवाल है सर, दूसरों से लेके पैसे ना कमाए। एक आखिरी सवाल है सर कि क्या एक ऐसे पार्टी होने के नाते, सेक्रेटरी जनरल होने के नाते पाकिस्तान आवाम पार्टी की, हमें उसकी इतनी ज्यादा एक्टिविटी आपकी नजर नहीं आ रही? देखिए सर, कुछ लोग ये समझते हैं कि जो डीजल की कीमत कम की थी शहबाज शरीफ साहब ने, उसके अंदर अवाम पाकिस्तान का और मेरा कुछ थोड़ा सा रोल था। हमने ट्वीट किया, हमने सोशल मीडिया पे बातें की। इसी तरह कुछ लोग ये समझते हैं कि जो पेट्रोल का टैक्स एक दिन में कम करवाया, उससे सबसे पहले आवाज जो थी आवाम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर होती है, 40% टैक्स है। और बिजली के जो मसले होते हैं, सोलर के मसले होते हैं, जो पंजाब में जो कौसा में 300 बच्चों को वो हो गया HIV से इन्फेक्शन कर दिया, पंजाब में 5,000 नीति इस्तेमाल की है, या कराची में जो हुकूमत पर हाल किया हुआ है कराची का और पूरे सिंध का, और जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जो नाकामियां हैं, नालायकी है, कम्मापन है, उसके ऊपर भी जो बात करना है वो तो आवाम पाकिस्तानी करती है ना। PTI तो वो बात ही नहीं कर रही, वो अपोजिशन कर ही नहीं है जितना करनी चाहिए। तो हम ये कर रहे हैं, हम बोझ उठा रहे हैं, शाहिद साहब, मैं, डॉक्टर जफर, डॉक्टर तारिक बनूरी, डॉक्टर सईद इलाही, लेकिन जाहिर है कि हम इतनी बड़ी पार्टी नहीं है,
लेकिन आवाज हमारा कहीं कहीं पहुंच रहा है इंशाअल्लाह, और अल्लाह करेंगे तो हम देखेंगे कि अगले इलेक्शन में भी कामयाबी है। चलिए, बहुत शुक्रिया मुफ्ती इस्माइल साहब, आप हमारे साथ थे। और मुफ्ती इस्माइल साहब ने जो बातें की, हमने भी इनसे कोशिश की कि वही बातें जो कि एक वफाकी वज़ीर ख़जाना भी साबिक रहे और फिर एक पार्टी के सेक्रेटरी जनरल भी हैं पाकिस्तान अवाम पार्टी की। बात वही है कि सियासी पार्टियाँ भी जो हैं वो इस वक्त अपोजिशन का किरदार भी जो है वो फ्रेंडली किरदार है, और हुकूमत इस वक्त जो है वो बिल्कुल खुलेआम जो है वो छक्का भी मार रही है और चौका भी मार रही है, लेकिन बहरहाल बहुत नो बॉल भी खेल रही है और कुछ वाइड बॉल भी खेल रही है हुकूमत, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं है। बहरहाल हम इस गुफ्तगू सिलसिले को जारी रखेंगे, अपने मेहमानों से हम इस हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, पुरान तहकीक़त में हम दोबारा हाजिर है। वक्फे में जाने से कबल मुफ्ती इस्माइल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, कुछ वाईफाई का मसला था, कुछ कि बहुत सारी बातें जो हैं उनकी थोड़ी सी मतलब कि समझ में नहीं आई, लेकिन बहरहाल मैं मेरा ख्याल है कि अलवी साहब की तरफ चलते हैं। अलवी साहब, आप क्या समझते हैं कि जो मिफ्ता साहब ने बात की कि हुकूमत को इस वक्त जो है वो IMF के ज़रिए, मतलब कि IMF जो बजट बना रही है तो उस पर बात हो रही है कि क्या IMF के बजट बनाने पे बहुत सारी चीज़ों को कह रहे हैं कि कीमतें बढ़ेंगी, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, 12% तक जाने की तवक्को है, और हम मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि इकनॉमी के तौर पे जो है वो मुतमईन नहीं है। उनका कहना जो उनका परसेप्शन है कि वो यही है कि हुकूमत जो मज़ीद महंगाई को बढ़ाएगी। आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें बिलाल, मैं बिल्कुल सही है, एतराज़ किए जा सकते हैं, हो भी ऐसा रहा है कि आप उस पर एतराज़ करें, लेकिन मैं ये फील करता हूँ कि साथ साथ सॉल्यूशंस भी देने चाहिए कि जी इस तरह से कर लें। इसमें तो कोई शक नहीं कि आपने IMF को उनके पैसे वापस करने, जैसे आपने को दुबई के पैसे वापस करने, तो उन्होंने एक उस मौके पे आपको पैसे दिए जब आपको ज़रूरत थी, बहुत बहुत शुक्रिया उनका, आपने अल्हम्दुलिल्लाह उनको पैसे वापस दे दिए। इसी तरह से आपके बॉन्ड्स कैश हो रहे थे, आपने वो भी अदा कर दिए। तो ये सब अच्छे सिग्नल्स हैं कि हम अपने ऊपर जो भी कर्जे हैं हम वो अदा कर पा रहे हैं। दूसरी बात ये कि जो आगे है, जाहिर सी बात है, एक नेशन है जहाँ पे टैक्स जनरेशन प्रॉब्लम है, जहाँ पे यूटिलिटीज़ का थेफ्ट है, चोरी हो जाती है बिजली, पानी, गैस वगैरह की, तो जनरेशन पैसों की कहाँ से की जाए, ये बड़ी अहम बात है। जब भी ज़रूरत पड़ती है, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी इन हालात में भी जब दुनिया मजाक उड़ा रही है कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसमें भी 53% यहाँ से इस्लामाबाद को या कह लें पाकिस्तान के वफाक को यहाँ से टैक्स जा रहा है। अब कैसे निकला जाए इन सब हालात से? तो देखें सर, सबसे पहले तो जो इदारे हैं वो अपने खर्चे कम करें। हर एक जो मेरा ये जब, क्योंकि मैं एक इंडस्ट्री का सरबराह भी रह चुका हूँ, एसोसिएशन को खुद भी इंडस्ट्री रन कर रहा हूँ, जब हम पे नई नई चीज़ें लगाई जाती हैं, जब रातों रात गैस की प्राइस बढ़ जाती है, जब वज़ीर आज़म ऐलान करते हैं उड़ान पाकिस्तान और अगले दिन गैस की प्राइस 17% बढ़ा दी जाती है, तो हम लोग अपने आप को स्क्वीज़ करते हैं, अपने खर्चे कम करते हैं, अपने लीकेजेस को कंट्रोल करते हैं। लीकेज हर जगह, तो यही पाकिस्तान को मैं इस तरह से देखता हूँ कि आप जो यहाँ पे लीकेजेस हैं वो बिल्कुल कंट्रोल की जाएं। सर, जो अयाशियाँ हैं, मेरा ख्याल है कि ये एक तवील अरसे से ये बातें हो रही है कि लीकेज को आप कंट्रोल करें और मतलब अपनी कम खामियों को काबू पाएं। रिपोर्ट जो आती है वो रिपोर्ट तो ये आती है कि जनाब है कि 25 बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी पाकिस्तान छोड़ चुकी हैं। स्टेट बैंक ने ये बात की, ठीक है जी। और आप ये देखें कि जनाब के 29 अरब रुपए बिजली की जो कैपेसिटी पेमेंट है वो अदा करते हैं आप। इसके अलावा LPG RLNG की बात है, उस पर आप 180 अरब रुपए जो है वो कैपेसिटी पेमेंट अदा करते हैं। इसको कैसे खत्म करेंगे? जुल्म है ना कि आपने IPPs को आप गैस दे रहे हैं। IPPs से आपने ये नहीं सीखा, कैपेसिटी पेमेंट्स IPPs को आपने उस तरह से IPPs लेकर आए। आपने अपना मोड ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, जो आप बिजनेस को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं दुनिया भर से फॉरेन बिजनेस इन्वेस्टर्स को, आपने रख दिया कि जी हम आपको कैपेसिटी पेमेंट्स देते जाएंगे। आपने IPP से नहीं सीखा, आपने जाके जो RLNG टर्मिनल्स हैं उनको भी इस तरह से सेट करा दिया कि जी ठीक है हम आपको भी कैपेसिटी पेमेंट्स करेंगे। मैं तो समझता हूं कि ऐसे लोगों को आवाम के सामने लाना चाहिए। जब आप स्टेक होल्डर्स को नहीं बैठाएंगे, देखें अभी आपने इतनी बात की ईरान, अमेरिका, पाकिस्तान के बारे में, क्या इसमें 25 करोड़ आवाम के लिए भी कोई खबर है कि हम ये मुसालहत कराने जा रहे हैं, उसमें हमें फिर ये मिलेगा, हम ईरान से गैस ले पाएंगे, हम ईरान से पेट्रोल ले पाएंगे, हम ईरान से तो कंफर्म बात है ना, वो तो बात उन्होंने मिफ्ता साहब ने भी की कि अगर सैंक्शंस हट जाती हैं तो लाजमी सी बात है फायदा तो होगा। देखें सर, एक चीज होती है कि आपने टेबल पे रखी हो,
ठीक है, एक चीज आपके ख्याल होते हैं कि फिर हम करवा लेंगे, ख्याल तो आपका वो F-16 के ऑर्डर देने के वक्त भी ये था कि अमेरिका डिलीवर कर देगा। तो आर दीज थिंग्स ऑन द बोर्ड? तो मैंने यही सवाल किया ना कि क्या हम दोबारा इस्तेमाल हो रहे हैं? तो मैं ये नहीं, इस्तेमाल देखें, अगर आप कहीं इतने वीक होंगे तो दुनिया इस्तेमाल करेगी। बात यह है कि क्या आपने कभी किसी स्टेक होल्डर्स को, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स को छोड़ दें, स्मॉल एंड मीडियम के किसी नुमाइंदे को बुला के बोले हाँ भाई तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या हमें इसमें आउटपुट में हमें क्या लेकर चलना चाहिए? ऐसी खबरें जरूर आनी चाहिए आवाम के लिए कि उनको ये फील हो कि ठीक है जी, हमने 78 साल जो हैं वो इस तरह से गुजार दिए, लेकिन हमारा फ्यूचर ब्राइट है। हमें कुछ ना कुछ अच्छी खबरें आवाम को देनी होंगी, उनका भी हक है कि रात में सुकून से सोएं। सुने, ठीक है, एसएमईज तो खैर बहरहाल अपनी जगह सब सही है। पाकिस्तान में वो कहते हैं कि जनाब इंटरनेशनल तौर पर इसलिए कि हमारी इकोनॉमी इसलिए चल रही होती है कि हमारे एक बैक इकोनॉमी जो है वो पैरेलल चल रही होती है, व्हाइट एंड ब्लैक, जिसकी वजह से हम क्लैप्स नहीं होते। ये तो अच्छी खबर है, अच्छी खबर। हाँ, तो एसएमई सर्वाइवल बोर्ड हमारा एसएमई जो हमारा चल रहा है वो इसी वजह से चल रहा है कि ब्लैक एंड व्हाइट जो है हमारा जो पैरेलल चल रहा है। इसी वजह से दुनिया में जब क्राइसिस आया था तो हम एफबीआर के लिए अगर 600 गाड़ियां खरीदी गई ना तो 599 आपको शहर में नजर आती हैं। तो कहाँ की ब्लैक इकोनॉमी? ठीक है, मतलब बात यह है कि कोई लोग अगर टैक्स दे रहे हैं उनकी रिस्पेक्ट हो। यहाँ पे सबसे पहले तो टैक्स पेयर सोसाइटी बननी चाहिए जो बहुत स्ट्रांग हो, जिससे दुनिया के कामयाब मुल्कों में बनी। फिर हमारे पास मॉडल मौजूद है दुनिया में, कैसे लोगों ने अपने आप को कामयाब किया, कैसे अपनी इकोनॉमी रिवाइव की, हम वो अडॉप्ट करें। ये जिस हम माशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब, देखिए अल्लाह ताला ने इज्जत दी हुई है माशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब को भी, फील्ड मार्शल साहब को भी। उनको चाहिए कि कौम को कॉन्फिडेंस मिले। ये वक्त है कि जी ये हमारा रोड मैप होगा अगले 3 सालों के लिए। हम गवर्नमेंट लेवल पे ये सारे खर्चे कम करेंगे, हम ये करेंगे, हम खर्चे नहीं, आवाम पे खर्च नहीं बोझ डालेंगे। और इन नेगोशिएशन से हम अपने इंशाल्लाह आवाम के लिए हम ये लेंगे, अमेरिका के लिए कॉरिडोर लेंगे कि यहाँ की एक्सपोर्ट बढ़ जाए, यूरोप के लिए कॉरिडोर, इस तक दुनिया आपको वेलकम करेगी। दिस इज द मोमेंट। आप पॉलिसी कम से कम कोई अपनी पॉलिसीज अनाउंस कर दें बिजनेस के लिए, किसी चीजों के लिए, कि जो लोग छोड़े फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं उनको हम यही अपॉर्चुनिटीज देंगे। यहाँ तो आप मुझे एक बात बताएं, जो लोग इतने साल से बिजनेस करें उनको भी कैपेसिटी पेमेंट देनी चाहिए ना, कि गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी की वजह से अगर तुम्हारा बिजनेस सफर करेगा तो गवर्नमेंट विल टेक केयर व्हाट वी आर डूइंग रॉन्ग। जब साहब आप क्या कहेंगे, ये कैपेसिटी पेमेंट्स जो हो रही हैं LNG के हवाले से या आपके क्या कहते हैं IPPs के हवाले से, एक तवील अरसे से ये बहस चल रही है, ये क्यों नहीं हल हो रहा है? देखिए मेरे अपने ख्याल में कि IPPs, कतर गैस और ये रीगैसिफिकेशन यूनिट्स जो हमारे यहाँ हैं, जिसको हम $50,000 रोज़ाना दे रहे हैं, इन सब की रिफ्लेक्शंस कहाँ से आती हैं कि बैड एग्रीमेंट्स। थोड़ी देर के लिए हम ये कहें कि या तो बैड एग्रीमेंट्स या कल्यूशंस, या कल्यूडेड एग्रीमेंट्स, या वेस्टेड राइट्स को किसी तरीके से प्रोटेक्ट करें। आप मेरी मदद करें, मैं आपकी मदद करता हूं। अब मैं थोड़ा सा आपको वाज़ेह तौर पे बताता हूं। जब IPPs के सिलसिले में इमरान खान की हुकूमत में, मैं ये नहीं कहता कि आई वाज टोटली इन्वॉल्व, बट आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन। उसमें 2 सेनेटर्स जो है वो शिबली फराज और हमारे वज़ीर जो उधर से थे KPK के, इन लोगों की दिलचस्पी थी, ये रिपोर्ट्स बनाते थे, हम भी काफ़ी इनमें दिलचस्पी। इनका ख्याल ये था कि उस वक़्त का हुक्मरान इमरान खान कन्विंस्ड है कि ये IPPs के एग्रीमेंट सारे गलत हैं, इनको इसीलिए रिवोक करना चाहिए कि कोई भी वो एग्रीमेंट जो पब्लिक इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ हो, मैं अब कानून की बात कर रहा हूँ, उसको रिवोक होना चाहिए, कोई भी एग्रीमेंट। क्योंकि एग्रीमेंट जो किया जाता है, रियासती इदारे एग्रीमेंट किसके बिहाफ पे करते हैं? पब्लिक के बिहाफ पे, क्योंकि पब्लिक ने उनको वोट दिया है और उनको इख्तियारात दिए हैं कि वो अवामी नौयत के मसाइल के सिलसिले में एग्रीमेंट्स करें। बिल्कुल, इन्होंने IPPs के एग्रीमेंट्स किए ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। लेकिन IPPs की अगर बात करें तो हम फिर चले जाते हैं 92 में, जब बेनज़ीर भुट्टो साहब की गवर्नमेंट थी। बेनज़ीर भुट्टो साहब की गवर्नमेंट ने ये किया, उस वक्त मुल्क के अंदर अंधेरा था, लोड शेडिंग का वो एक मजबूरी भी थी। नहीं देखें, मजबूरी अगर है कि अगर आप एक विन विन सिचुएशन में, हम कहते हैं ये बिजनेस है, इस बिजनेस में अगर आप एक विन विन सूरत हाल और अवामी मुफादात की अगर निगरानी आप नहीं कर सकते हैं तो इट इज़ कॉल्ड वन साइडेड एग्रीमेंट। लेकिन इसके कोई म्याद तो होगा ना? सुने ना, अब इस वक्त जो है, उस ज़माने में जब ये बात हुई तो डराया गया उस वक्त इमरान खान को। मैं आपको अंदरूनी बातें बता रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत क्लोजली इन रिपोर्ट्स को भी देख रहा था। उस ज़माने में उसको डराया गया कि अगर आपने IPPs को छेड़ा तो आप इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जाकर भुगतेंगे। बिल्कुल।
इमरान खान थोड़ा सा पीछे हटा, और डराने वाले कौन कौन लोग थे, अब नाम भी सुन लें आप। नदीम बाबर, जिसके अपने 8 पावर प्लांट्स में इंटरेस्ट थे, वो भी एडवाइजर। उसके बाद हमारे के इलेक्ट्रिक के जो साबिक एमडी साहब, नहीं मोनी सल्वी नहीं, अनदर मैन, अच्छा वो वहाँ पे वो भी था। रज़ाक दाऊद, जिसके अपने रोश के पावर प्लांट्स और दूसरे बहुत सारी चीज़ें थी, वो भी था। अब असद उमर, एंग्रो एंड ऑल दैट, उसकी भी लॉयल्टीज कुछ थी। इन लोगों ने एक्चुअली इस आईपीपीस के ऊपर एक वो ड्रास्टिक एक्शन जिसको कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट में लेने से गुरेज की। अब आखिरी बात सुने, खालिद मंसूर और हमारे असद उमर, ये एक ही कंपनी के मुलाजिम थे, ठीक है, एंग्रो के। उनको वजीर बनाया गया सीपैक का, और ये आदमी गया था इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में केस करने ऑन बिहाफ ऑफ आईपीपीस। उसका रिवार्ड उसको क्या मिला, वो वजीर बन गया। तो यहाँ पे बड़ी तल्ख कहानियाँ हैं। अब मैं आगे आता हूँ, कतर। आप सुने, कतर का गैस का एग्रीमेंट जब 10.3 मुझे याद है कि ब्रेंट पे हुआ था, तो हमारा ये ख्याल था कि हम ये कहते थे कि ये एग्रीमेंट ना करें, क्योंकि इस एग्रीमेंट से आपको 8-10 कार्गो अगर उठाने पड़ेंगे, उतनी हमारे पास डिमांड नहीं है यहाँ पे। और हुआ, हाँ, कोरोना में खास तौर पे। हाँ, जब इन्होंने इतने सारे कार्गोज उठाने शुरू किए तो देखा कि यार 2-3 कार्गोज के अलावा बाकी कार्गोज का क्या होगा। ऑब्लिगेशन थी, आपने लेना था, और उसको हमने फिर ओपन मार्केटों में बेचना शुरू किया। जब कीमतें बढ़ी या कीमतें गिरी, उसका डिफरेंशियल हमें कतर गैस को देना पड़ा। अब आप जरा गौर से सुने, अब आगे की कहानी है। मैं अगर इस एग्रीमेंट को बनाने वाला होता तो मैं ये लिखता कि जिस दिन तुम्हारे पास फोर्स मेजोर होगा या किसी वजह से तुम मुझे गैस नहीं दोगे, तो ओपन मार्केट से खरीदने की कीमत और आपसे खरीदने वाली कीमत का जो डिफरेंस है वो यू विल पे। हमने उस एग्रीमेंट में नहीं किया, अपने आप को सिक्योर नहीं किया। अब वापस आ जाए रीगैसिफिकेशन। तो सिक्योर नहीं किया तो कोई मफाद होगा ना। देखिए, रीगैसिफिकेशन यूनिट की कहानी मैं नहीं कर रहा हूँ, आपके मिनिस्टर साहब कर रहे हैं। पेट्रोलियम के बार 4 मरतबा टीवी प्रोग्राम पे कह रहे हैं कि ये मुल्क के इंटरेस्ट में नहीं है। तो वो ही तो कह रहे हैं कि आरएलएनजी जो टर्मिनल है उसके मदने भी 129 अरब रुपए, मतलब ये कि हम कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस अदा कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। हाँ, वो तो अगर आप अंदाजा लगाएंगे कतर गैस के हवाले से, मेरी अपनी इंपेरिकल स्टडीज और एज अ फ्रीलांस रिसर्चर ये है कि आप $52 बिलियन का वहां पे भी नुकसान कर चुके हैं। किस हवाले से, जब आपके टर्मिनल की बात कर रहे हैं, नहीं, जो कतर गैस आप खरीद रहे थे, आपके कार्गोज की कीमतें गिर रही थी, यहां से आप महंगा ले रहे थे, और उस महंगे लेने की वजह से जो भी कार्गो आप ले रहे थे, आपको यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल, जब आपने कहा इसको खत्म करने का तरीका क्या है? किसको? इन सब चीजों को आईपीपीस के हवाले से, मेरे अपने ख्याल में कि इनको खत्म करने का तरीका ये है कि आपके हुक्मरान जो है ना, कोई टाइम पीरियड तो होगा ना। देखिए, अभी भी इस वक्त भी इन चीजों को रीनेगोशिएट किया जा सकता है। एनीथिंग व्हिच इज अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट इज लायबल टू बी स्ट्रक। और जिसके देखिए इस वक्त मिडिल ईस्ट की सूरत हाल है, इस मिडिल ईस्ट की सूरत हाल में तो कतर जो है आपसे नेगोशिएट करने, देखिए, तो हमारे पास वहां पे प्रोटेक्टिंग क्लॉज नहीं है, कैवेट नहीं है। हमारे इंटरेस्ट जो है वो इस वक्त के, अब हम कह रहे हैं कि हम कार्गो खरीदेंगे, मिनिस्टर पेट्रोलियम जाएगा, महंगे कार्गो खरीदेगा। इस वक्त आप देखें बड़े महंगे कार्गोज मिल रहे हैं आपको, इस शॉर्ट सप्लाई और डिफिकल्ट सप्लाई और हार्मोज वगैरह का जो भी मामला आपके सामने है। तो हम क्या है कि इस वक्त और अपनी इंडस्ट्री को लाएंगे एक कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस एडवांटेज की। तो मैं बात भूल जाता हूं, मैं कहता हूं कि एनवायरनमेंट ऑफ डूइंग बिजनेस इस मुल्क में आप दे दें, बड़ी मेहरबानी। जी अजीम अंसारी साहब, चूंकि आप टेक्सटाइल सेक्टर से आपका ताल्लुक भी है, क्या आप समझते हैं कि क्या अगर ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, पाकिस्तान का अल्लाह ताला इज्जत मजीद बख्शता है, तो क्या 19% जो आपका टैरिफ है अमेरिका पे, क्या इस पर निगोशिएट हो सकता है? देखिए, ये तो चीजें बिफोर टाइम रखनी होती हैं टेबल पे कि वी आर डूइंग दिस जॉब फॉर यू, और आपको नेगोशिएट करना आना चाहिए ना। आप लोगों ने हुकूमत से मुतालबा तो किया होगा कि आप इसके अगेंस्ट में आप ये मुतालबा करें। आज और हमारी आपकी सारी लुबे लुबाब ये है बातों में कि जो भी पाकिस्तान सेक्टर से लोग जाते हैं पाकिस्तान में डिफरेंट, वो निगोशिएट करना नहीं जानते, वो हर चीज बदतरीन पाकिस्तान के उसमें निगोशिएट करते हैं, कुछ अपने मफादात होते हैं। मैं वही देखिए, फिर पाकिस्तान मफादात की वजह से निगोशिएट पाकिस्तान के लिए नहीं करते ना, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के लिए नहीं करते। ये ना कहें कि वो निगोशिएटर अच्छे नहीं है, निगोशिएटर बहुत अच्छे हैं। देखिए सर, मैं तो वो समझूंगा जो हमारे लिए करके आ जाए, अवाम के लिए करके आ जाए। आई होप, आई विश
कि जी गवर्नमेंट ने ज़रूर कुछ ऐसी चीज़ें दोनों फरीकों को दी होंगी कि जी हमारी खिदमात का कुछ हमें भी कुछ सलाह दिया जाए, यानी कि अवाम को सलाह दिया जाए। तो अगर उसमें है तो बड़ी सिंपल सी सारी सिनेरियोज हैं। जिस दिन हमारी यूटिलिटी जो है वो कम हो गई उस दिन विल बी वेरी सक्सेसफुल इंशाल्लाह वर्ल्ड ओवर। एक मिनट में, ये तो आपकी ख्वाहिश है ना, मैं तो सिर्फ आपसे अब अंदर की बात तो आप लोगों ने क्या मुझसे मुतालबा किया है कि अगर ये नेगोशिएट कामयाब हो जाता है सीज फायर का, तो 19% जो आपका टैरिफ है उसको जो है वो खत्म किया जाए। लेकिन बात है थोड़ी सी सख्त, लेकिन बात यह है कि मैं तो उस शहर का बासी हूं जहां इंटीरियर मिनिस्टर आके धमकियां दे जाता है इन हालात में भी, जब इसके बजाय नहीं कराची के 2 आदमी को उठा लूंगा। तो हम तो क्या बोले, तो कराची के 2 आदमी कौन है वो? बस पूरे पाकिस्तान को छोड़कर उनको कराची के 2 आदमी जरूर मिले। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये कभी हमसे भी नाम पूछ लेते। हाँ, ये मैं कहना चाहता हूँ पब्लिक जो आदमी कौन है, मतलब ये तकलीफ दे बात है। तकलीफ इन हालात आप लोगों ने जवाब क्या दिया? कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वो उन्होंने आके उन्होंने बातें की, आप कराची चैम्बर में नहीं आए सर, वो कराची चैम्बर में नहीं, फेडरेशन में थे। प्लीज करेक्शन सर। चले जी, फेडरेशन में आप ही के भाई बैठे हैं ना, जो भी बैठे हैं जवाब नहीं दे पाए, इसका मुझे बड़ा अफसोस है। वहां किसी को तो खड़ा होकर कहना चाहिए था कि धमकियों के अलावा शहर के लिए कुछ रह गया। अच्छा, एक और कोई अच्छी खबर इस शहर के लिए रह गई है? कोई ऐसी चीज जो आप लोग कमिट करते हो इस्लामाबाद में बैठ के शहर के लिए पूरी होना रह गई है पिछले 25 सालों में? मुझे तो सिर्फ ये कहना है कि तो वफाकी वज़ीर दाखिला हो गया, ये FI हो गई, नायल अदारा है ना, इसलिए उनको ये नहीं पता कि 2 अफसर कौन है वो। नहीं, नायल नहीं, उनको देखें, आपको ही मालूम है 2 दिन पहले मनी चेंजर पर लास्ट वीक मैंने मनी चेंजर को लिया। मनी चेंजर वालों को कहते हैं कि जनाब उनको, जबकि मनी चेंजर वालों को पता है कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की। आपको पता है कि जब से नवाज शरीफ के दौर से 92 से 94 से जब मनी चेंजर का आगाज हुआ था, उस वक्त से पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग का आगाज हो चुका था। आप मनी चेंजर को बंद क्यों नहीं कर देते? देखिए, करने वाले एक सब चीजों का सबसे अच्छा हल है, आप पाकिस्तान को एक अच्छा लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम क्यों नहीं दे देते? लोग क्यों गए? किसी ने उससे पूछा कि तुम इधर छोड़ के क्यों गए? तुम्हारे साथ क्या ऐसा हुआ? क्या तुम्हारे बच्चे पे गन तानी गई थी? तुम्हारी फैमिली पे गन तानी गई थी? तुम्हारे ऊपर फायरिंग की गई थी? तुम्हें पर्चे आए थे? किसी ने पूछा कि तुम्हें तकलीफ क्या हुई थी? या तुम पे गलत टैक्सेस लगा दिए गए थे? या गवर्नमेंट के 70 इदारे जो हैं वो तुम्हारे दरवाजे से बाहर जाने को तैयार नहीं थे? कोई तो गम पूछे। आपके बाद की आजाद हुई जो मुल्क है वो सिंगल विंडो पे आ गई है, डिजिटलाइजेशन पे आ गई है, वहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत अच्छा है। आपके यहाँ आपको मालूम है 2 दिन पहले भी न्यू कराची में एक बिजनेस कम्युनिटी के फायर कर दिया गया। हालात बुरे हैं। आप इसके बजाय आके मरहम रखें, आप इसके बजाय आकर के ये करें कि जी हम इन मामला को सॉल्व करेंगे, और अर्जेंट मैं बैठ गया हूं यहाँ पे, उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक ये मामला सॉल्व नहीं होंगे। क्यों? ये टैक्स ये शहर पाकिस्तान चलाता है, लेकिन इसके धमकियां दे जाए तो कौन सा अच्छा वक्त? मैं थोड़ा आखिरी कोई जुमला कहना जल्दी से, ताकि फिर मैं इंजीनियर साहब की तरफ चलूं। आईटी पढ़ सकता हूं। आगे 2 जुमला कहने के आप क्या कहना चाहते हैं? अल्लाह करे कि नेगोशिएशंस में अवाम के लिए भी कुछ ना कुछ अच्छी खबर निकले और पाकिस्तान तरक्की करे। हम पाकिस्तान से हैं, हमारी सारी दुआएं पाकिस्तान के लिए। जी इंजीनियर साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में ये 26 प्रोग्राम्स, मैं इनको बड़ा गौर से एक रिसर्च का एक हिस्सा बनाया कि आखिर इस प्रोग्राम में डायरेक्शंस क्या थी। डायरेक्शंस थी स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स की, डायरेक्शन थी रिफॉर्म्स की। मेरा ख्याल है कि इस रिफॉर्म्स और इस डायरेक्शंस का इजरा जो है वो सरकारी इदारे, ब्यूरोक्रेसी, हुकूमत करती। आज हम फिर उसी जगह पे वापस आ गए हैं जहाँ पे हमें इन लोगों की फिर से ज़रूरत है। अब आप देखें कि तज़ाद क्या है। एक स्कॉलर्स का जो ग्रुप है वो कहता है कि नो IMF। एक स्कॉलर्स का ग्रुप है कि भाई जो हमारे हालात हैं उसमें तो ज़रूरी, उन हालात में जो है बेगर्स के नॉट बी द चूजर्स, और हमें जो है वो इसी जुमले को लेकर किसी तरीके से इनके साथ चलना है। अब हम वापस आते हैं बहुत जल्दी क्योंकि आपके पास टाइम भी कम है, मैं देख रहा था। बात दरअसल ये है कि इस वक्त एक अंग्रेज़ी अखबार में एक ख़बर छपती है, मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग थी, मैं भी तलाश करना शुरू कर रहा हूँ, काफ़ी कर ली हैं, कि उन्होंने कहा कि हम आपको ये पैसे तो दे रहे हैं IMF ने इस ट्रांच के, मगर आपके ऊपर 11 शराइत लगा देते हैं। मगर उस शराइत से पहले प्रीएम्बल क्या है कि बजट इन लाइन विद दी IMF स्टाफ लेवल के स्टैंडर्ड वाला होगा। तो ठीक है, वो तो हो रहा है। तो हमारे ये पार्लियामेंट को फिर हम बंद नहीं कर दें। ये पार्लियामेंट हमारी क्या कर रही है? हमारी सेनेट क्या कर रही है? सिर्फ तनख्वाहें लेने के लिए है क्या? अवाम की नुमाइंदगी जो है वो आखिर करने के लिए आखिर इन चीज़ों को पहले उनके साथ डिस्कस करना चाहिए था। हो सकता था, हाइपोथेटिकल कर रहा हूँ मैं,
वजह ये हो थी कि- सकता था कुछ चीजें पीटीआई के दौर में आईएमएफ के साथ जो कुछ भी हुआ, आईएमएफ का रवैया सख्त था, और अगर आप उनकी कुछ शराइत को ना मानते तो शायद मेरे ख्याल में आईएमएफ को लोन नहीं देता। उस वक्त हालात कुछ और थे। मेरा अपना जाती राय है कि जिस वक्त आईएमएफ से आपका स्टाफ लेवल मुआहदा हुआ, वो एक मुश्किल वक्त था, और इसमें थोड़ा सा आप गवर्नमेंट को मतलब कि दें आप। इस वक्त तो बेहतर वक्त है ना, इस वक्त तो अभी की बात नहीं कर रहा, अभी की बात नहीं कर रहा, दैट टाइम जिस वक्त के हम आईएमएफ से देखें, मुआहदा हम हुआ। 11 कंडीशन जो लेकर बैठे हुए हैं, उसमें हमें बाय एनुअली गैस की प्राइसेस भी एडजस्ट करनी है, हो जाएगी। मेरा अपना जाती राय है कि फ्यूल पाकिस्तान जो एडजस्टमेंट, इस वक्त- क्वार्टरली एडजस्टमेंट, पाकिस्तान इस वक्त सड़तोड़ कोशिशें कर रहा है ना सीज़फायर हो जाए, तो इससे इंटरनेशनली तौर पर भी उसको कुछ बहुत सारे फायदे मिलने की उम्मीद है। तो मेरा अपना जाती राय है कि कहीं अल्लाह ताला ऐसा कामयाब करे। देखिए, जी। कहीं ऐसा ना हो जाए 48% डोमेस्टिक में चोरी है गैस की, कहां से आपके हालात सही होंगे? आपको रोकना पड़ेगा ये सिलसिला जो है। दुनिया में चाहे बॉम्बे चले जाएं, दुबई चले जाएं, डोमेस्टिक में सिलेंडर चलते हैं। आपको बहुत अग्रेसिव आपको स्टेप्स पॉलिसी लेने अपनानी होंगे पड़ेगी, ठीक कि है। आपकी रोड मैप आपका सही हो जाए। चलिए, थैंक यू सर, 2000 का बहुत और शुक्रिया। श्रीलंका से सीख लें, जी जी जी, हमें बहुत लोगों से सीखना चाहिए, सिर्फ श्रीलंका से नहीं, बांग्लादेश से सीख लें हम। बुरे हालात से बहुत अच्छे तो हालात गैर हैं। बहरहाल नाज़रीन, बहुत आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप ये बात सिंपल सा यही है कि कहते हैं कि पड़ोस की तरफ देखने की बजाय हम अपने घर की तरफ देखें और अपने घर की खामियों को दूर करें, तो यकीनी तौर पे हम पड़ोसी से ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। तो लिहाजा हमारे इन दोस्तों का भी ये कहना और उनका नतीजा भी वो यही है कि पहले हम अपने घर को दुरुस्त करें, उसके बाद हम बाहर की तरफ देखें। बिलाल, इसको इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह कल इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।